ईवीएम के माध्यम से लूट की नंगी तस्वीर सामने आने के बाद कम से कम अब तो उनको बोलना ही चाहिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा। 2 मिनट में सस्पेंड भी हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी और जेल भी जाओगे। फ्रॉड वाली ईवीएम है जिसमें मैनिपुलेशन है, वही स्ट्रांग रूम में जमा हुई है, तो आप कर क्या लोगे? जो बीजेपी के हारे हुए लोग हैं, दोबारा काउंटिंग के नाम पर उनको जिताकर ये चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनाई। एक यूनिट जो मैनिपुलेटेड थी उसी को स्ट्रांग रूम में जमा किया गया और जो जिसमें एक्चुअल में वोट पड़ी है उसको जमा ही नहीं किया गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 50 से ज्यादा सीट उसकी आ नहीं सकती। इतना जबरदस्त घोटाला, इतनी जबरदस्त लूट है। अगर बैटरी 90% है तो इसका मतलब यह है कि मशीन बदली गई है, और अगर मशीन की जो बैटरी 40 से 50% है, इसका मतलब यह है कि मशीन वही है जो वहाँ यूज हुई है। ना हम कल हारे थे, ना आज हारे हैं, ना आगे हारेंगे। हारी अगर है तो बीजेपी हारी है, और हराया अगर गया है तो देश की जनता को हराया गया है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन जाते और 3/4 बहुमत से सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनती। बौखला चुकी है बीजेपी और अपने इस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के तहत जबरदस्त तरीके से बेईमानी करने पर उतरी हुई है। ईवीएम के मान से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। लगातार जो ईवीएम पे मुखर होकर बोलते आ रहे हैं, हालांकि कई जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो दबी जुबान कहीं न कहीं अपनी बातों को ईवीएम के खिलाफ रख रहे थे। लेकिन अब जो मामला ईवीएम को लेकर गरमा गया है, जो कि पीठासीन पदाधिकारी का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर मामला गरमा गया। अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट पे अपील किए हैं और उन्होंने जो है चुनाव आयोग से भी कहा कि इसकी संज्ञान लिया जाए। सर, कैसे देख रहे हैं आप? तो बड़ी मुखर होकर तमाम चीज़ें कह रहे थे, लेकिन अब तो बड़े बड़े नेता भी, पूरे जो विपक्ष जो है वो ईवीएम को लेकर बात कह रही है, तो क्या कुछ होने वाला है? बताएं कुछ आगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जो भी साथी, जो भी नेता अब बोलने शुरू कर दिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी भी चुप लगाए बैठे हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हों, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन के लीडर्स हों, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो जो लोग अभी चुप लगाए बैठे हैं, मैं समझता हूं इतनी सच्चाई सामने आने के बाद, इतनी लूट की, ईवीएम के माध्यम से लूट की नंगी तस्वीर सामने आने के बाद कम से कम अब तो उनको बोलना ही चाहिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, और देश और संविधान नहीं बचेगा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सबको समझ लेना चाहिए। कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा। लोग तो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे कि आप हार गए हैं, निराश हैं, तो ऑल बॉल बयान दे रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम हारे नहीं हैं, ना हम कल हारे थे, ना आज हारे हैं, ना आगे हारेंगे। हारी अगर है तो बीजेपी हारी है, और हराया अगर गया है तो देश की जनता को हराया गया है, देश को हराया गया है। और जबरदस्ती बेईमानी के माध्यम से ईवीएम में जबरदस्त घोटाला करके इस देश के चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है, हारा नहीं। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी की, जो गाजीपुर के एक कासमाबाद में जहां वो पोस्टेड थे, और उनकी 10-11 मिनट की जो ऑडियो लीक हुई है वो सच है, और इतना नंगा सच है कि बेईमानी किस स्तर पर हुई है, क्योंकि उसके माध्यम से तो वो चीज बिल्कुल साफ हो रही है जो मैं पहले कह रहा था कि बेईमानी होगी, ईवीएम बदली जाएगी, ईवीएम में जबरदस्त घोटाला होगा। इसको कैसे हम रोक सकते हैं, उस सावधानी को बरता जाए। मैंने लोगों को बताया भी, हर जगह बताने की कोशिश की। अगर हम उस चीज को ध्यान में रखते, उन चीजों को नोट करते, तो निश्चित रूप से जो बदली गई ईवीएम है हम उनको रोक सकते थे, और नतीजे बिल्कुल वैसे होते जैसा चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहा था। 300 के पार समाजवादी पार्टी और गठबंधन जाते और 3/4 बहुमत से सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनती। देखिए सर, अब तक सुप्रीम कोर्ट तो कोई संज्ञान नहीं लिया, ना चुनाव आयोग। क्या कहेंगे? उम्मीद है, भरोसा है? चुनाव आयोग बेईमानी खुद करा रहा है, जो इस सारी बेईमानी की पटकथा रचने वाला, इसको अमली जामा पहनाने वाला है। आप उससे उम्मीद करो कि वो किसी भी तरह का सुमोटो संज्ञान लेगा, संभव ही नहीं है। ये तो उसी ने क्या, आप देख रहे हैं उसने क्या कहा। उस पीठासीन अधिकारी का जो वर्जन है, जो उसकी 10 मिनट की सारी जो बात उसने कही है, आप उसको समझें। वो क्या कह रहा है कि संभव ही नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए। जब उससे कहा गया कि ईवीएम बदलेगी तो आपको आवाज उठानी चाहिए, हाँ आवाज उठाते हैं, लेकिन हमको धमका दिया गया, एसओ ने धमका दिया। एसओ मीन्स स्टेशन ऑफिसर, यानी थाना अध्यक्ष जो है, थाना अध्यक्ष ने हटवा दिया, धमका दिया कि मास्टर जी 2 मिनट में सस्पेंड भी हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी और जेल भी जाओगे। तो उस तरह की। दूसरा उसने एक चीज बताई कि भाई जो ईवीएम है
जब वो फ्रॉड वाली ईवीएम है जिसमें मैनिपुलेशन है वही स्ट्रांग रूम में जमा हुई है, तो आप कर क्या लोगे? इसका मतलब साफ है कि जो ईवीएम इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई पोलिंग पार्टी को, वो दो थी, यानी काउंटिंग वाली जो उनकी यूनिट थी, जो काउंटिंग यूनिट है, वो काउंटिंग यूनिट जिससे गिनती होती है, जिसमें वोटें इकट्ठी होती हैं, वो दो थी। एक मैनिपुलेटेड जिसमें पहले से ही वोट पड़ी हुई थी, और एक वो जो वहां पे रखनी थी पोलिंग स्टेशन पे, और जमा वो हुई है जो मैनिपुलेटेड थी। उसके वर्जन से पीठासीन अधिकारी के बोलने से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसके अलावा जो गड़बड़ हुई है, एक ये वीडियो है, मैं आपको एक ये ऑडियो है, एक ऑडियो है बिजनौर से बढ़ापुर विधानसभा से जो व्यक्ति जीता है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके और दो और लोग हैं, उनके बीच में बात हो रही है, और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बिजनौर की 3 सीटें जब हम लोग गए तो वो लोग हार रहे थे, और फिर चीफ सेक्रेटरी से फोन करवाया। चीफ सेक्रेटरी से फोन करवाने के बाद डीएम ने जो हारी हुई सीटें थी बीजेपी की, उनको डिक्लेयर करा। जीती हुई सीटों में 200 और 250 के अंतर से वो सारी चीजें उसमें बताई गई। वो ऑडियो भी करीब 13-14 मिनट का है, मेरे पास है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। प्रशासन के माध्यम से जो बीजेपी के हारे हुए लोग हैं, दोबारा काउंटिंग के नाम पर उनको जिताकर ये चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनाई गई है। अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, आगे फिर विपक्ष की क्या भूमिका होगी? आंदोलन। विपक्ष की भूमिका बहुत सीधी है। देखिए, हम ये प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी दल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत जल्दी हम उस सारी चीज को करने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, लिखित में भी उनसे सूचना देंगे। इसके अलावा आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, सारे के सारे इकट्ठे होके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें, ईवीएम के खिलाफ एक बहुत व्यापक रणनीति बना के पूरे देश भर में जन आंदोलन शुरू करें और इस ईवीएम को खत्म करवाने तक लड़ाई जारी रखें। अन्यथा आपकी सारी मेहनत इसी तरह से लूटी जाती रहेगी और इसी तरह से ईवीएम के माध्यम से वोटों को लूट के सरकार बनाई जाती रहेंगी। जो बीजेपी, उसे 50 से ज्यादा सीट आ नहीं सकती, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 50 से ज्यादा सीट उसकी आ नहीं सकती। वो बीजेपी सत्ता में 275 सीटें लेके आ रही है। मतलब इतना जबरदस्त घोटाला, इतनी जबरदस्त लूट है, इसको समझने की जरूरत। सपा गठबंधन को जानबूझकर हराया गया है और निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, निष्पक्ष रूप से अगर जांच हो जाए तो भी पता लग जाएगा। इसके अलावा दोबारा चुनाव करा लीजिए, इतने बड़े बहुमत से आए हैं, अभी करा लीजिए ना चुनाव, पता लग जाएगी बीजेपी को फिर भी 50 सीटें आएंगी, साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ। 3/4 बहुमत से 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन की आएंगी। वो कह रहे हैं कि आप लोग बौखला गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हार स्वीकारने को तैयार नहीं है। हम नहीं बौखला गए हैं, बौखला चुकी है बीजेपी और अपने इस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के तहत जबरदस्त तरीके से बेईमानी करने पर उतरी हुई है। ईवीएम के माध्यम से प्रदेश पे, देश पे कब्जा किए हुए हैं और देश को तबाह करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी बौखलाई, हम नहीं बौखलाए। हम पूरे होशो हवास में, पूरे सबूत के साथ, पूरे तर्क के साथ, पूरे तथ्यों के साथ ईवीएम में बेईमानी हुई, इसको लोगों को बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल ये उठाते हैं कि अगर ईवीएम में बेईमानी वो कर पाते हैं तो फिर उनके जो बड़े बड़े मंत्री हार गए, केशव प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे जो मुख्यमंत्री वो हार गए, तो वो क्यों हार गए? फिर केशव प्रसाद मौर्य है कौन? ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और इनको गुलाम बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र है। वही है ना केशव मौर्य, जिसके नाम पर पिछली बार बीजेपी चुनाव लड़ी और जिसके नाम पर वो लोग इतने मतलब बहुमत वगैरह में आए और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, इस टूल पर बिठाया, उसकी पूरे मतलब 5 साल बेइज्जती की गई। उसको तो उन्हें हराना ही था ताकि कल वो जो है कंटेंडर बने, जो मुख्यमंत्री का दावेदार कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको हराना था। तो जिनको हराना है, जिनको जिताना है, ये बहुत प्लान्ड वे में बीजेपी करती है और वो सब कुछ मुझसे सफल हुई है। वो आप लोग की मांग होती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन अगर आप देखें तो बैलेट पेपर तो सबसे ज़्यादा लूटपाट होती थी, बक्सा बदल लिए जाते थे, तो बैलेट पेपर भी तो सुरक्षित नहीं है आपके अनुसार? कितने बक्से बदले जाएंगे? कितने बक्से? अब से 25 साल पहले, 30 साल पहले, यूं कहो कि सीधे सीधे कहो कि कम से कम 25 साल पहले ये सारी चीजें होती थी क्या? उसी स्थिति में, हाँ, मैं आपको बचाने के लिए, मैं आपकी लूटने की बात कर रहा हूं। क्या अगर उसकी बात होती थी तो क्या वो अब भी होती है? और अगर होती भी है तो कितने बूथ लूटे जा सकते हैं? 2,
4, 10, 20, 50, 100, 1000, यहां तो पूरा इलेक्शन ही लूट लिया जाता है बैठे बैठे आराम से। क्या वो लूट बढ़िया है या ये लूट बढ़िया है? कौन सी लूट है? किस लूट को हमें देखना है? पूरा चुनाव एक जगह बैठ के चुनाव आयोग के माध्यम से लूट लिया जाता है, मशीन के माध्यम से। ये इतनी खतरनाक लूट है जिसको रोकना बहुत जरूरी है। और वो जो है, अब स्थिति ऐसी नहीं है कि जो चाहे जहां से बक्से लूट लिए जाए, वो नहीं लूटी जा सकती। लेकिन इस लूट को कैसे बचाया जाए जो चुनाव आयोग चुनाव होने से पहले ही लूट लेता है, पहले ही कर लेता है? क्या सबको दिख नहीं रहा कि चुनाव आयोग ने ये सारे घोटाले किया है? उसके वर्जन से जो पीठासीन अधिकारी है उसके वार्तालाप से साफ जाहिर है कि 2 मशीनें दी गई कंट्रोलिंग यूनिट, एक यूनिट जो मैनिपुलेटेड थी उसी को स्ट्रांग रूम में जमा किया गया, और जो जिसमें एक्चुअल में वोट पड़ी है उसको जमा ही नहीं किया गया। सबको मालूम नहीं है क्या? 3-3 ट्रक पकड़े जा रहे हैं ईवीएम के। कहां से पकड़े जा रहे हैं? ईवीएम पकड़ी जा रही है जो उनमें कचरे की गाड़ी में, कहां से पकड़ी जा रही हैं? बैलेट पेपर कहां से हो रहे हैं? ये सारी चीजें सबको, 200 मशीनें बदली गई बरेली में। बीजेपी का ही एक नेता है जिसका ये वर्जन है कि बरेली में 200 मशीनें बदली गई हैं। कहां से है सारी चीजें? ऐसे ही है पूरी, जिसके लिए मैंने पहले आशंका जाहिर की थी। मैंने बताया था कि लूट होगी, धांधली होगी बड़े पैमाने पर ईवीएम में, और मशीनें बदली जाएंगी। लेकिन लोगों ने सुनी नहीं, समझी नहीं। और मैंने वो तरीका भी बताया था कि किस तरह से इस लूट को रोका जा सकता है। लोग समझे ही नहीं, लोगों ने सुनी ही नहीं बात। नतीजा जिसका सामने है। किसे कह रहे हैं कि लोग नहीं समझे? नहीं, वही लोग नहीं समझे ना जिनको सावधान रहना था, जिनको मैंने बताया। पार्टीज के लोग जो रोक सकते थे ईवीएम में की गड़बड़ी को, जो ईवीएम में होने वाली धांधली को रोक सकते थे, जो मशीनें बदली जा रही थी उनको रोक सकते थे। मैंने बताया था बाकायदा कि मशीन के पीछे बाकायदा 5-6 इंस्ट्रक्शन होती है, उन्हें पढ़ना है और उनको नोट करना है जिस समय पोलिंग हो रहा है, और उसके बाद में उनको देखना है वो क्या इंफॉर्मेशन थी। मैं फिर बता रहा हूं आपके माध्यम से। नंबर 1 पर थी स्टेट किस राज्य में चुनाव हैं, नंबर 2 पर थी स्वाभाविक उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर थी कि किस उसमें हो रही, कौन सा चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022। तीसरे नंबर पर थी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हर जिले का नाम था मशीन पर, जहां जहां जिस जिले में जो मशीन यूज हो रही है। उसके बाद चौथे नंबर पर था कि कंट्रोलिंग यूनिट यानी CU ऑब्लिक बैलेट यूनिट यानी BU ऑब्लिक वीवीपैट मशीन, इनका नंबर था। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर था, जो उस बूथ के लिए, जिस बूथ के लिए मशीन गई उसका नंबर होता है, जिसे RO अपने हाथ से डालता है। और ठीक उसके नीचे फिर RO के सिग्नेचर होते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में जो मशीन ऑपरेट करता है इंजीनियर, उसके सिग्नेचर होते हैं। और उसके नीचे FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग उस मशीन की जब हुई, जिसमें मशीन पूरी तरह से खोल के चेक कराई जाती है पार्टीज को, वो कब हुई, कहां हुई, किस डेट को हुई, वो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ में जो सील है वो सील कहीं से कटी फटी तो नहीं है। जो ये मैंने इंफॉर्मेशन बताई ये हरे रंग के स्टिकर पर होती है मशीन के पीछे लगी हुई, और जो सील है वो हल्के गुलाबी कलर की होती है, वो कहीं से कटी फटी तो नहीं है तो इसका मतलब वो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। इन सबको नोट करना था, और इसके बाद में जिस समय काउंटिंग हो तो उससे मिलान करना था कि क्या ये वही मशीन है जो यूज हुई। किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से होती है, वो दिखाते नहीं, केवल ऊपर के बक्सा दिखाते हैं, हाँ ये सब सील है, सील तोड़ी उसमें से निकाल ली, पीछे की इंफॉर्मेशन क्या है, वो वही मशीन है जो यूज हुई नहीं हुई, ये नहीं दिखाया जाता है। और ना ही लोग चेक करते हैं, ना लोगों को पता। मैंने बताने की कोशिश की, आज करोड़ों की संख्या में अब तक लोग उसे देख चुके हैं, है ना। दूसरा ये चेक करना था, उसमें एक और चीज होती है कि जो मशीन की बैटरी है वो कितनी है। अगर बैटरी 90% है तो इसका मतलब यह है कि मशीन बदली गई है, और अगर मशीन की जो बैटरी 40 से 50% है, इसका मतलब यह है कि मशीन वही है जो वहां यूज हुई है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना था, किसी ने ध्यान नहीं रखा। नतीजा सामने है कि चुनाव आयोग बेईमानी कराने में और बेईमानी के माध्यम से ईवीएम में घोटाला करके बीजेपी की सरकार बनाने में सफल हुआ। सर, आप एक नई चीज़ें उठा के ले आए कि ये चीज़ मैच नहीं हुआ। पहले भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट दे दिया कि आप लोगों का कहना था कि वोट कहीं देते हैं पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, तो इससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर कैसे संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि वीवीपैट की मशीनों की जो पर्चियां हैं क्या उनकी गिनती हो रही है। उनकी गिनती नहीं हो रही। मैं इसका उदाहरण बताता हूं, 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, लोकसभा के 2019 के चुनाव में ये RTI डाली गई, द क्विंट ने ये RTI डाली इलेक्शन कमीशन को कि जो 2019 के चुनाव में वीवीपैट की मशीनों की पर्चियां थी उनकी काउंटिंग जो है वो आप हमें बताएं कितनी है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है, आप स्टेट से पूछ लो। आप पूछिए, ये सवाल पूछना चाहिए तुरंत ही कि जब इलेक्शन
आप करा रहे हो लोकसभा का, तो स्टेट कैसे देगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप देंगे ना सारी चीजें, सब चीज तो आपके पास होंगी। नहीं उन्होंने बताई, नहीं इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद भी ये सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि अगर ये सारी चीजें, ये आप देखिए कि क्यों ऐसा क्यों नहीं किया जाए। अगर ये बात करने की स्थिति है कि जो पर्चियां उसमें से निकल रही है, वीवीपैट मशीन में भी गड़बड़ी होती है, अगर पर्ची है भी तो वो पर्ची व्यक्ति के हाथ में आनी चाहिए, वो उसी डिब्बे में रह जाती है, वीवीपैट मशीन के डिब्बे में ही रह जाती है, उनकी गिनती नहीं होती, तो उस मशीन का फायदा क्या है? और ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होती है, इसको इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह चुकी है 8 अक्टूबर 2013 के अपने जजमेंट में पैरा 27 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि ईवीएम के मान से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं। इसके बाद भी कोई और चीज की जरूरत है? तो ये एडवोकेट भानु प्रताप जी थे, जो कि तमाम सवालों के बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। कई सवाल ईवीएम पे उठाए और अब इनका कहना है कि विपक्ष और तमाम पार्टियां हमारे साथ आएंगी और ईवीएम का जो है सड़क पे विरोध भी करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।